नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं, हमें क्या लक्ष्य लेके चलना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। और मैं आपको ज़्यादा समय तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी देखो, जितना समय हो सकता है कम समय में मैं उतने में आपको परफेक्ट बता सकता हूँ। देखिए, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा है कि कैसे बने करोड़पति, ठीक है। तो इसके बारे में मैं और भी कुछ बताऊंगा, थोड़ा आप ये देखिएगा। इसके बाद में मैं किस तरीके से बनना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए, सीधे ये क्लियर मेंशन कर रहा है कि भाई, करोड़पति बनना कोई जादू नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांत और अनुशासन और धैर्य से आप मतलब ज़रूर हासिल कर सकते हैं। कुछ तरीके का एक आम, ये देखिए, कुछ उदाहरण मतलब दे रहे हैं कि पहला, आप अपना लक्ष्य तय करिए कि आपको करोड़पति बनना है तो कितने समय में बनना है। मान लीजिए कि मैं अगर करोड़पति बन रहा हूँ तो मेरे को करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा, वो मेरे को पहले एक तय करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, मान लीजिए इन्होंने बोला है कि एक उदाहरण में 10 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये एक उदाहरण हो गया। अभी उसको लक्ष्य को हमें कैसे प्राप्त करना है, तो यहाँ पे पहला लक्ष्य जो है वो आप यहाँ पे देखिए, आय का स्रोत बढ़ाना अपना पड़ेगा। ये नहीं कि हम खाली नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पर हम निर्भर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अतिरिक्त कुछ हमें काम करना पड़ेगा। जैसे ये कुछ इन्होंने उदाहरण दिया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम, ये सब ब्लॉग वगैरह चालू करना, ठीक है। और रिटेल और शेयर बाज़ार में आप यहाँ पे रियल एस्टेट और शेयर बाज़ार में आप निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं निवेश कैसे करें, निवेश कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। तो निवेश का जो एक उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तीसरा उदाहरण, तो निवेश आप पहला पहला देखिए, सबसे फर्स्ट होता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो भी आप शेयर मार्केट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जिसको हम एसआईपी भी बोलते हैं, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, या तो आप अपने खुद कोई एक शेयर ले लीजिए। वो मैं अभी शेयर इस वीडियो के माध्यम में मैं बताऊंगा कौन सा शेयर आपको लेना है। लेकिन पहले आप तरीका समझिए कि आप उसको एसआईपी के तरह से इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि नहीं भाई, मैं म्यूचुअल फंड को दे देता हूँ तो वो इन्वेस्ट करेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनके लिए भी मैं स्टॉक लेके आया हूँ कि आप अगर प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो तो भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे ही बहुत ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है और ईटीएफ, जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। रियल एस्टेट हो गया। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि जो आपका खर्च है उस पर आप नियंत्रण करें। खर्च कंट्रोल आपको कैसे करना है, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आप मान लीजिए अगर आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं, क्लियर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो भी आपका इतना खर्चा होगा कि जितनी किसी दूसरे की, आपके जो नीचे स्टाफ काम करते होंगे ना, उससे कम उसकी सैलरी होगी। मतलब जो आपका खर्चा होगा उससे कम उसकी सैलरी होगी। तो वो समझो कि वो किस तरीके से खर्चा करता होगा, वो भी बचत कर लेता है। तो इस तरीके से कुछ आप समझिए कि आपको खर्चा आपका अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। हर महीने का एक बजट बनाएं। बजट, जैसे आप हर सभी लोगों के कंपनियों में एक बजट बनता है, बजट पूरे साल का बनता है, आप समझ गए। आप अगर किसी ब्रांडेड या बेस्ट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें साल का एक बजट रहता है कि इतना खर्चा होगा और इस साल में मैं ये काम करूँगा। मतलब मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है,
मैंने टारगेट लिया है कि भाई ठीक है, मैं एक दूसरा प्लांट डालूँगा और उस प्लांट में इतना इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो मैंने एक बजट बना लिया, या तो मैं उसके लिए उसके रिगार्डिंग या उसके थ्रू मैं और भी कुछ अदर काम करने जा रहा हूँ। मान लीजिए पहले नौकार थी, मैं जिसमें काम करता था नौकार में, अब वो क्या करती थी कि बजट बनाती थी और उसके हिसाब से वो उनको रोड बनाना रहता था, या आईसीडी में कुछ काम रहता था, या ट्रेन के लिए पटरी बनाना रहता था, ब्रिज बनाना रहता, तो वो सारे जो बजट है वो पास करके रखते थे और उनको पता रहता था कि किस तरीके से मेरे को कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। वो एक बजट बनता है और हर एक कंपनी में बजट निर्धारित होता है कि हमें इतना काम करना है। जैसे मान लीजिए आईटी में, तो आईटी वाले अभी क्या करते हैं कि वो एक बजट बनाते हैं कि भाई इतना जो पीसी है या लैपटॉप है वो एक्सपायर हो जाएंगे, हमें ये बजट लगेगा और उसके थ्रू कितने न्यू आ रहे हैं, मतलब कितने नए लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो भी वहाँ पे एक जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो उसके आधार पे भी वो थोड़ा बजट बढ़ा के ही रखते हैं और उसके अंदर ही उनको साल भर काम करना पड़ता है। नहीं तो अगर उसमें थोड़ा भी कम होता है पैसा तो आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत डांट सुननी पड़ती है कि आपने बजट प्रॉपर नहीं दिया है, ठीक है ना। ये आप क्लियर आप बात समझिए। उसी तरीके से आप अपने घर का जो है वो खर्च एक डिसाइड कर लें। देखिए शादी विवाह हो गया वो एक अलग बात हो गई, ठीक है ना। नॉर्मली आप अगर अपने घर का खर्च डिसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 2000 राशन का, दूध का, ये सब वगैरह अगर आप करते हैं तो 5-6-10 हज़ार आपका आराम से चला जाता है। फिर बच्चे की फ़ीस है, फिर और भी दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 15-20 हज़ार तो आराम से चल जाएगा। तो उस तरीके से उसमें अभी आप क्या कम कर सकते हैं कि एडिशनल खर्चा ना हो। जैसे बर्थडे हो गया, वो हमें नहीं मनाना है, ठीक है। देखिए बहुत लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बर्थडे वही लोग मनाते हैं कि जिनके पास ब्लैक मनी होती है, ठीक है। ये तो आजकल का फैशन हो गया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो देखिए, मैं आपके लिए मना नहीं बोलूँगा, डिसएग्री नहीं करूँगा। भाई आपकी खुशी है, बच्चों की खुशी है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा अपनी जो चाहत है उसको ना बढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा कम कीजिए। और क्या है, जो यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन है तीसरी चीज़, कि जो बेमतलब का जो खर्चा है, बेमतलब का फालतू, यही जैसे मैंने आपको नॉर्मली जो बताया बर्थडे वड्डे वगैरह ये सब, या आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको आप कम खर्चा कीजिए। फिर उसके बाद है खुद को शिक्षित करें। मतलब आप खुद एक शिक्षित होने चाहिए, मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए अगर पढ़े लिखे नहीं अगर रहेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग नहीं रहेगा, भाई आपके पास बहुत दिमाग रहेगा, ऐसा है, ठीक है ना। आप अगर कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है, इनका कहने का मतलब है खुद शिक्षित करें। मतलब कुछ ऐसा इन्होंने कुछ बुकों का, इन्होंने एक किताबों का इन्होंने एक यहाँ पे दिया है कि ये आप पढ़ें, और उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि हमें किस तरीके से किन स्टेप पे क्या क्या काम करना है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें लिखी हैं। लगभग इन्होंने 3 बुक यहाँ पे दी है, रिच डैड एंड पुअर डैड, वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए धैर्य और अनुशासन, ये चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई मान लीजिए हमने एक स्टॉक ले लिया और उस स्टॉक को ऐसा मत सोचिए कि अरे यार ये ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, बेच दूँ, और जैसे आप बेचते हैं वैसे ही ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तभी आप करोड़पति बन सकते हैं, और रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता है, ठीक है। बचत के कुछ नियम हैं, बचत के कुछ नियम हैं। फिर उसके बाद स्मार्ट निवेश करें, समय एक अच्छा समय पे निवेश करें, और फिर आप करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद 7वें नंबर पे है कि कर्ज से बचें। जो आपका कर्जा है, मतलब कर्ज से बचें, मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे। देखिए अभी तो डेबिट कार्ड पे भी मोबाइल वगैरह भी बहुत लोग लेते हैं, मिलता है, और क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड को उसका संतुलन बनाए रखें, कम खर्चा करें, और उसके बाद गैर ज़रूरत लोन ना लें। मतलब मान लीजिए कि अरे यार उसके बर्थडे में जाना है या उसके शादी में जाना है तो क्या करूँ, मैं लोन ले लूँ, मैं ऐसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा, ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है इस तरीके से करते हुए। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या और करना चाहिए। सही लोगों के साथ घिरे रहना चाहिए, मतलब हमें निगेटिव वाले लोगों के पास नहीं रहना चाहिए जो हमेशा गलत बातें करते हैं या गलत तरीके की आपको एक सुझाव देते हैं, ठीक है ना। उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो निगेटिव खुद हैं वो दूसरे को पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ घिरे रहना चाहिए, ऐसे लोगों के संग रहना चाहिए। घिरे मतलब संग रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए कि जो खुद एक बहुत ही अच्छी मजबूत तरीके से कोई काम कर रहे हो, मतलब वो शेयर मार्केट में कर रहे हो या अच्छी बातें करते हो, उनकी आपको बातें अच्छी लगनी चाहिए और वो अच्छे मार्ग पे चल रहे हों, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो घर बेच दिया, खेत बेच दिया, ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर का लोन लेके पड़ा हुआ है उसके साथ रहें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप क्लियर रहें कि आपको किन किन लोगों के साथ रहना है। अब यहाँ पे आता है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना, करोड़पति बनना चाहते हैं 10 साल में, तो लगभग 5,000 महीने से लेके 10,000 महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप नॉर्मली तरीके से बन सकते हैं करोड़पति। अब मैं चलता हूँ शेयर मार्केट पे, कौन से ऐसे स्टॉक हैं कि जो आपको करोड़पति बना सकते हैं और क्यों बना सकते हैं, उसका भी मैं रीज़न आपको वहाँ पे दूंगा। अब देखिए, हमने एक 7 स्टॉक चुना है जो हमें क्या करना है, मंथली बाइंग करना है, हमें मंथली खरीदना है। हर एक मंथ मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। कितना? मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। अगर ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10,000 से कम ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी देखिए क्या है, शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलती है तो थोड़ा बहुत कभी 10,000 हो गया, कभी 9,000 हो गया, कभी 11,000 हो गया, तो वो मतलब एक रेशियो चलता है। तो हर एक अगर आप बनाएं कि ठीक है भाई मैं 5,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप इसमें से कुछ शेयर कम कर दें, कुछ शेयर दूसरे महीने उठा लें, ठीक है। पहला है वेदांता। वेदांता में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेदांता एक बेहतरीन शेयर है जो कि डिविडेंड देता है। डिविडेंड अभी जो इसका करंट डिविडेंड का ये करंट जो डिविडेंड का ये है वो है लगभग 8.06%। मतलब एक साल में ये स्टॉक अभी के सिचुएशन में ये लगभग 8.06% का डिविडेंड दिया है, ठीक है। अभी इसकी डिविडेंड क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल ये 7 रुपये का डिविडेंड दी थी 24 जून को, अभी रिसेंट 24 जून को। फिर उसके बाद 8.5 पर शेयर के हिसाब से मतलब डिविडेंड दी थी ये 24 दिसंबर को। उसके बाद 20 रुपये का डिविडेंड, भाई 20 रुपये का डिविडेंड 10 सितंबर को दिया था इसने। देखिए 2024 में इसने 3 बार डिविडेंड दे दिया, आप ध्यान से देखिए। 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, ये कब दिया था? 2 अगस्त 2024 को। फिर उसके बाद डिविडेंड कब दिया था? मई 2024 को ये दिया था 11 रुपये का डिविडेंड। तो आप समझिए कि ये एक साल में लगभग 4 बार डिविडेंड दे दी। कितनी? 4 बार डिविडेंड दे दिया इसने। तो उस समय तो इसका जो डिविडेंड का यील्ड था वो लगभग 23% का था। कितना? 23% पर एनम। तो आप समझिए
ये ऐसा स्टॉक है वेदांता, मात्र एक ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड की बौछार करता है। मान लीजिए मैं हर महीने इसमें पैसे लगा रहा हूँ, जो डिविडेंड मुझे आ रहा है वही डिविडेंड मैं वापस इस स्टॉक में डालूँ तो मेरा जो डिविडेंड का रेशियो है वो और भी बढ़ जाएगा। आप समझ गए ना? मतलब जो इनकम मेरे को, देखिए क्या होता है, डिविडेंड एक तरीके का एक ऐसा चीज़ होता है कि आप अगर कंपनी में पैसा लगाए हो तो वो कंपनी जितना भी कमाती है उसका कुछ परसेंट, जैसे यहाँ पे 8.8%, 8.06% है ना, वो परसेंट आपको पर साल के हिसाब से देती है, मतलब हर साल के। तो वो हर साल कब देगी? वो कभी भी 8 पॉइंट हो जाएगा, कभी 10 पॉइंट हो जाएगा, कभी 11-15 पॉइंट हो जाएगा। पिछले जो साल था 2024 में, उसने 23 से 26% का ये दिया था डिविडेंड। तो आप समझिए कितना बड़ा डिविडेंड था। तो इसीलिए वेदांता ये जो है डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है। इसके कारण आपको वेदांता अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हर महीने एक एक करके आप उठाते रहें। अगर आपका मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 20,000 का है तो आप उसी के हिसाब से दो उठाते जाइए। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं बीएससी की। बीएससी हो गई। बीएससी ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कभी कंपनी बंद नहीं होने वाली है। बहुत सब शेयर लगभग इसी पे ज़्यादा करके लिस्टेड है। एनएससी पे कम लिस्टेड है, बीएससी पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है सीडीएसएल। जो आप शेयर बाइंग करते हैं, चाहे आप सीडीएसएल में बाइंग करेंगे, चाहे आप एनएसडीएल में बाइंग करेंगे, तो कुछ ऐसे ब्रोकरेज हैं जिनका एनएसडीएल मतलब सीडीएसएल के थ्रू रहता है। तो सीडीएसएल अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको प्रॉपरली सीडीएसएल में बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत लोग जिसके आप जो भी, जैसे मैंने शेयर ख़रीदा तो मैं चाहे एनएसडीएल पे मैं ख़रीद पाऊँगा या सीडीएसएल पे ख़रीद पाऊँगा। भले से मेरा ब्रोकरेज जीरोधा हो या कोटक हो या कोई भी हो, हर एक ब्रोकरेज, जैसे जीरोधा हो गया या कोटक हो गया, कोटक एनएसडीएल पे लिस्टेड है और ये जीरोधा वगैरह ये सीडीएसएल पे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपका जो ब्रोकरेज है वो लाइसेंस कहाँ से लिया है उसके ऊपर है। ये समझ लीजिए कि लाइसेंस एक देने वाले हैं, आप ये समझिए कि इसके थ्रू आपको वहाँ पे आराम से प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सीडीएसएल बेहतरीन है। फिर उसके बाद एनएसडीएल अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई है और अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, देख रहे हैं? ये भी सेंट्रल डिपोजिटरी है और ये आज लगभग 20% की अपर सर्किट लगाई है। हाल फिलहाल मतलब 2 दिन हुआ आज इसको लिस्टेड हुए। ठीक है। आज ही ये देखिए मैंने एक क्वांटिटी भी यहाँ पे बाइंग कर ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बाइंग तो और की है लेकिन यहाँ पे आपको देखने को कम मिल रहा है। और ये है बेहतरीन एक और है वरुण बेवरेजेस। ये कोक बनाने वाली कंपनी है, जैसे पेप्सी हो गई, कोको कोला हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सब ये बनाने वाली कंपनी है। और आज कल का फैशन ऐसा ख़राब है कि जहर लोग पी रहे हैं। मतलब कोक, पेप्सी, ये सब अगड़म बाई जो भी है, सब के सब में जहर ही आप समझिए। ठीक है। तो लोग तो पीने वाले नहीं सुधरेंगे, तो भाई आप पी नहीं सकते तो आप कंपनी ख़रीदो ना। लोग जब पीते जा रहे हैं तो आप कंपनी ख़रीदो। ठीक है। तो आप ये कंपनी का स्टॉक बाइंग कर लो। ठीक है। पीने वाले कम नहीं होंगे, आप ये मत समझो, क्योंकि जो चीज़ का फैशन चल गया ना वो चीज़ कभी बंद नहीं होती है, वो चीज़ आप ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी एक पूरे एशिया का, मतलब एशिया में नंबर 1 ऐसी कंपनी है कि जो बिजी रहती है। इससे ज़्यादा रस कहीं नहीं रहता है, मतलब इससे ज़्यादा
इसके वेबसाइट पे भीड़ कहीं भी नहीं रहता है। और रेलवे में फर्स्ट यही है जो कि काउंटर के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा नहीं, काउंटर पे तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा इधर ही भीड़ रहती है। काउंटर पे तो मेरे हिसाब से कम ही रहती होगी, ठीक है, इसके हिसाब से। तो अभी ये सब चीज़ें आपको क्लियर मैं मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद है रेडको खेतान। अब बोलेंगे भाई रेडको खेतान क्यों ले लिया, मैं तो दारू नहीं पीता। अरे दारू नहीं पीते तो दारू पीने वाली कंपनी में लगाओ, ठीक है। यहाँ पे ये कंपनी क्या बनाती है, ये कंपनी बनाती है ड्रिंक। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ड्रिंक बनाती है और अल्कोहल। तो आप इसमें पैसा लगाइए, भले से आप पियो ना पियो, आपको क्या करना है, आप पैसे तो लगा सकते हैं। और आजकल की ऐसी जनरेशन है कि भाई उनके पास खाने तक के पैसे नहीं रहेंगे वो चलेगा, लेकिन पीना उनको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये भी कंपनी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, पीना कोई नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी छोड़ सकता है। भले से दारू कितनों भी बैन हो जाए, गुजरात में बैन हो, बिहार में बैन हो, फिर भी लोग पिएंगे, ठीक है। तो ये भी बढ़िया है। ये 7 कंपनी हैं। सातों कंपनी में आप अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, अगर 10 महीने मतलब 10 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कर ले रहे हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बहुत ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको यहीं पे दिखाऊं तो 5-5 साल का एक मैं आपको रेशियो दिखा रहा हूँ। 5 साल में वेदांता अभी इतना करेक्शन थोड़ा बहुत हुई है, 258% का रिटर्न दी है 5 साल में, मतलब पैसा 2-3 गुना कर दिया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीएससी की। बीएससी इतना करेक्शन होने के बाद, यहाँ पे आप देखिए करेक्शन होने के बाद ये स्टॉक कितना का रिटर्न दिया है, 4221% का। कितना, 4221% का। फिर उसके बाद एक और स्टॉक है CDSL। CDSL 5 साल में लगभग ये 800% का रिटर्न दी है। और उसके बाद हम NSDL तो भी हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है। और ये है 6ठे नंबर पे, कौन सी है, वरुण बेवरेजेस। ये कितना परसेंट का रिटर्न दिए, 612% का। मतलब 5 साल में पैसा आपका 6 गुना कर दी है। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं IRCTC। IRCTC इतना करेक्शन होने के बावजूद भी 173% का रिटर्न दे रहा है। कितने, 5 साल में कितने का, 173% का रिटर्न दे रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। रेडको खेतान, उसकी बात हम कर लेते हैं। रेडको खेतान की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 5 साल में लगभग 647% का रिटर्न दे रही है। मतलब आप सीधे समझिए 600-650% का रिटर्न दे रही है। तो आप समझिए कि अभी ये कंपनियां कितनी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप जहां लगाना चाहते हैं वहां आप लगा सकते हैं। हम बस खाली आपको एक सुझाव और कोशिश कर सकते हैं या बता सकते हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।